नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। पहले लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब जगह पर लगातार कुत्तों का कहर जारी है। और इस बीच लखनऊ से जो शुरुआत हुई, किस तरीके से जो पिटबुल का आतंक सामने आया और उसके बाद नोएडा में सामने आया, सोसाइटी में, कहीं गाजियाबाद में मामला सामने आया। और आज नोएडा की एक घटना ने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया, जब एक 7 माह का बच्चा, सोचिए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मां ने लिटाला था, बच्चा सो रहा था, लेकिन किस तरीके से आवारा कुत्ता आया, उसको नोच के आया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, बचाया नहीं जा सकता। ये तो सिर्फ एक बानगी है। इससे पहले एक 7 साल के मासूम को किस तरीके से निशाना बनाया गया। आए दिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो एक बुजुर्ग महिला की मौत, किस तरीके से वो शायद भुलाया नहीं जा सकता वो दिन भी, जब जुलाई का ये मामला जुलाई में सामने आया। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अब सवाल ये है कि ये जो बानगी, ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, कभी पार्कों में, कभी लिफ्टों में, कभी सोसाइटीज में कुत्तों का किस तरीके से आतंक है, जिसके चलते राहगीरों को, आम जन को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी चीज है कि इन सब के लिए किस तरीके से क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए। हालांकि सोसाइटीज की, जब हम अपार्टमेंट कल्चर को लेकर के बात कर रहे हैं अपार्टमेंट की, तो वहां पर RWA की बात करें तो RWA की क्या जिम्मेदारी है, कुछ ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि हम लोग कैसे लोग हैं और कहाँ बैठे हैं? हम लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक इतना बड़ा हादसा हो चुका है कि अगर उसके बाद भी हम लोग जाग के नहीं बैठे हैं, इसका मतलब हम लोग इंसान ही नहीं है। अगर इसके बाद भी हम नहीं बैठे हैं तो अगर हम इंसान ही नहीं है। अगर हमें ये लगता है कि अब भी हमको नहीं आना चाहिए, सारे लोग छुट्टी करके अपने नौकरियों से, अपने कामों से, अपने बिजनेस से ये मांग है, और कोई सुनने वाला, जो लोग जिम्मेदार है वो लोग आने को तैयार नहीं है, वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, तो हमें तो आना ही पड़ेगा ना। हमारे 7 महीने के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है और पुलिस हमें धमकी दे रही है कि हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, FIR कर देंगे, आपको अंदर डाल देंगे। क्यों? हमने चूड़ियां पहन रखी है, हम फ्री में रह रहे हैं, हम जेल में नहीं रह रहे, हम सोसाइटियों में रह रहे हैं, और वो भी एक सज्जनपुर वाली जो सोसाइटी है उसके अंदर एक कुत्तों का निवास नहीं है। जो डॉग लवर्स ये कहते हैं कि हम कुत्ते रखेंगे तो अपने घरों में रखो, हम कदे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम पुलिस वालों को बर्दाश्त करेंगे, ना नोएडा अथॉरिटी को बर्दाश्त करेंगे। को यहाँ से हटाया जाए, डिफरेंस समझे, ये डॉग लवर्स क्या होते हैं और अच्छे कुत्ते क्या होते हैं। हम अपनी बच्चों की जिंदगी में डॉग लवर्स की क्लास ले ले, डॉग लवर्स की क्लास ले ले। ये प्राधिकरण से हम चाहते हैं कि जो डॉग लवर्स है उनको क्या सिखाना है, क्या सीखना है, रोड की क्लास ले लो जरा। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग खौफजदा हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि कैसे इस समस्या से बचा जा सकता है, या यूं कहें कि कैसे इस समस्या से निजात मिल सकती है। सरकारों की कितनी जिम्मेदारी है, अदालतें क्या कुछ कर रही हैं, NGOs क्या कर रहे हैं, हमारे समाज सेवी संगठन क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पशु चिकित्सकों की इसमें क्या भूमिका है। तो आज हम तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो हम इस पैनल से जानने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ श्रीमती अल्पना पांडे जी हैं, अल्पना चौहान जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री जी हैं। अल्पना चौहान जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर विकास सिंह जी हमारे साथ खास मेहमान, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर है अवध पेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के भी। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज मैं कोई राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं कि आपने सोचा होगा कि मैं बीजेपी को जोड़ लिया और कांग्रेस को, दोनों को लगाऊंगा और दोनों से बात कराऊंगा कि बीजेपी आखिर सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस सवाल उठाएगी। मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि इस समस्या से कैसे जूझा जा सकता है और कैसे इसका क्या समाधान है। तो ऐसे ही कुछ सवाल भी पूछेंगे और हम मेहमानों से भी उम्मीद करेंगे कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए, एक हेल्दी बहस हो। मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर विकास सिंह से जानना चाहूंगा। विकास जी, लगातार आपने लखनऊ में देखा किस तरीके से एक बुजुर्ग की महिला की मौत हुई, गाजियाबाद में ऐसे मामले सामने आए। कोई भी दिन शायद ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं ये ब्रेकिंग न्यूज ना पढ़ता हूं कि आज यहाँ पर कुत्ते ने अपना अटैक किया छोटे बच्चे पर, कहीं बुजुर्ग महिला पर। ये कुछ महीने ऐसे होते हैं क्या? मैंने सुना है कि मैं आपसे चाहूंगा कि जुलाई, अगस्त के, सितंबर के, जहां पर कुछ ऐसे कुछ चिड़चिड़ापन जानवरों में कुछ ज्यादा आता है, कुछ ये समस्या है क्या?
जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्टूडियो में आपने मेरे को बुलाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सभी जनता जनार्दन को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सभ्य असभ्य की परिभाषा है, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड। हम जितने भी पशु चिकित्सक हैं, जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो लखनऊ, चाहे यूपी में नोएडा में या गाजियाबाद में कहीं पे भी हों, उनका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो कोई भी नस्ल का डॉग है, वो साल भर का जैसे ही हो जा रहा है और वो अगर किसी घर में रहता है और उसको ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, तो जितने भी हमारे पशुपालक इस टाइम इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, वह उसका नसबंदी करा लें पहली चीज। क्योंकि आप उसका कोई बिजनेस नहीं करेंगे, आप उससे कोई ब्रीडिंग करके कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो भी चीज देख रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे वो नोएडा में हो, अब लखनऊ का इसलिए मैं आपसे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि लखनऊ में जो बुजुर्ग महिला के साथ हुआ था वो किसी ने नहीं देखा कि वो कुत्ता ऐसा हिंसक क्यों हो गया। सबने कयास ही लगाया कि सुबह 4 बजे 5 बजे का समय था, उसने उनको नोच लिया, उनकी आंतें निकाल दी, बहुत सारे उसमें कॉजेस थे जिसके कारण उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। हमारी पूरी संवेदना उस बुजुर्ग महिला के परिवार और बुजुर्ग महिला के साथ है। बात आती है नोएडा प्रकरण पे, जो हमारे यहाँ आज समाचारों में सब जगह हाईलाइटेड है। दिक्कत ये है कि सड़क पे जो कुत्ते हमारे हैं, जितने भी पेट लवर्स भी सुन रहे होंगे, वो सब के सब ज्यादातर नसबंदी कर दिए जाते हैं। और एबीसी प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल है कि वो 75% से ज्यादा जनसंख्या को न्यूटर यानी कि नसबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिजिनस ब्रीड है, इसको बचाना भी है। ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सिक्योरिटी जो हमारी सोसाइटी के हैं। दिक्कत क्या आ रही है कि हम जैसे जैसे फ्लैट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े मकान से छोटे फ्लैट में हम शिफ्ट हो रहे हैं, एरिया कम हो रहा है। हम एक डॉग तो पालते हैं, हम एक पेट तो पालते हैं, लेकिन कभी हम उस डॉग के बारे में नहीं सोचते जो एक सड़क पे रह रहा है। अगर हर पेट लवर या हर पशुपालक एक विदेशी नस्ल के डॉग के साथ एक देसी नस्ल का कुत्ता अपने घर में पाल ले, यह प्रवृत्ति होगी ही नहीं। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा जो श्वान है, हमारा जो डॉग है, हमारा जो पेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आदमी या कोई भी दूसरा पशु एक सब्जेक्ट है काटने का। क्योंकि आप नसबंदी करके उसका ब्रीडिंग रोक सकते हो, लेकिन उसकी दिमागी प्रवृत्ति आप नहीं चेंज कर सकते हो। दिमागी प्रवृत्ति सिर्फ पढ़ने और लिखने से आती है। अब श्वान को पढ़ाया और लिखाया सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपसे आने वाले समय में सवाल लेंगे। मैं एक बार फिर से अल्पना चौहान जी के पास आऊंगा। अल्पना जी, ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है। अगर मैं इस पर सरकारों का रुख अगर बात करूं तो किस तरीके का रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आज मुझे भारत समाचार में समय देने के लिए। अभी मैं डॉक्टर साहब को सुन रही थी, बहुत अच्छी तरह से संजीदगी से उन्होंने 2 विषय बहुत अच्छे कहे। मैं सरकार का पक्ष भी कहूंगी, लेकिन मैं उनकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखती हूँ कि हम लोग आज अपने पशुओं को, जानवरों को, जैसे बहुत लोग बिल्लियां भी पालते हैं और भी अन्य अन्य प्रकार के भांति भांति की प्रजाति के हम लोग पालतू जानवरों को अपने घर में रखते हैं। पुरातन संस्कृति और पुरातन समय में पशुओं के लिए एक बाड़ा हुआ करता था, उसमें घोड़े या कुत्ते या अन्य अन्य जीव उसमें रहा करते थे। उनके लिए एक स्थान नियुक्त होता था जहां उनको खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, अब वो इंसानों के बीच रहने लगे हैं। अब हम उनको कहीं ना कहीं, हमारी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, इंसानों की भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो जानवर है, जैसी उसकी प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति के विपरीत कोई काम नहीं करेगा। उसको उसकी प्रकृति के विपरीत अगर आप उससे कार्य करवा रहे हैं तो उसकी मानसिकता पर कहीं ना कहीं असर अलग पड़ेगा। अगर वो इंसानों के बीच रह रहा है तो आप वो इंसान नहीं बन सकता ना। अब हम उसको अपने अल्पना जी, आप यहाँ पर डिबेट में देखिए मॉरल वैल्यूज की बात कर रही हैं, मॉरल ड्यूटीज की बात कर रही हैं, आप इंसान बनाने की बात कर रही हैं। आप सरकार में, आपने कभी अपने सरकार में बताया नहीं किस तरीके से जो नियम कानून लाते हैं, जो योजनाओं को लाते हैं, कभी अपनी ये बातें पहुंचाई क्या? अगर शायद पहुंचाई होती, कुछ योजनाएं बनती तो शायद इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होती। अल्पना जी, आलोक जी सुनिए,
आलोक जी, बात को आप भी जान रहे होंगे, आप डिबेट निरंतर करवा रहे हैं। योगी जी ने तुरंत उस पर कमेंट किया है और लाइसेंस की भी बात की है। उसके अलावा बाहर कुत्ता घुमाने के लिए क्या नियम कानून कायदे हैं, लाइसेंस वगैरह की बात की है, जुर्माने की बात की। सरकार उस पर सख्त कदम उठा रही है, सरकार उसके लिए पूरी मुस्तैद है और संजीदगी से अपने कार्य को कर रही है। सरकार अपने चलिए, सरकार सख्त कदम उठा रही है। प्रियंका जी, सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका कितना असर देखा जा रहा है, जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सबसे पहले। चिंता का विषय है, चाहे वो सोसाइटी की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या कहीं की भी बात करें। पर मैं समझती हूँ कि जो सरकार का काम है या जो नगर निकाय है उनका जो काम है, नगर निगम का काम है, वो सिर्फ गाइडलाइंस बना देना नहीं है। उन गाइडलाइंस को फॉलो कितना हो रहा है ये सबसे बड़ी एक चीज़ है, और कैसे फॉलो कराना है ये सरकार के हाथ में होता है। पर सरकार का जो रवैया है वो मुझे कुछ खास इसके प्रति सीरियस नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसे ब्रीडिंग कंट्रोल की बात की गई हो तो वो जगह जगह जाकर किया जा रहा हो, ऐसा दिखता नहीं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे वो आप देखिए सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर हो, उनके खास तौर पे वैक्सीनेशन की जो बात आती है वो क्या हो पा रही है पूरी तरीके से? अगर ब्रीडिंग कंट्रोल की बात करी जाए तो क्या हो पा रही है वो? तो ये सारे एक विषय हैं जो चर्चा के हैं। सरकार को इसको सीरियसली सिर्फ कह देने पर से काम नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी ने या जो है मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कर दिया। अच्छा, ये बताइए विपक्ष के तौर पर आप लोग इस मामले को लेकर के कितना एक्टिव हैं, ये बताइए। कितनी बार आप लोगों ने चेतावनी दी, कितनी बार विरोध किया, कितनी बार सुझाव दिए? जरा जनता भी तो जानना चाहती है देश की। प्रियंका जी। देखिए आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष का काम होता है सरकार की आंखें खोलना। जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो विपक्ष बिल्कुल उनका सपोर्ट करता है, बढ़ चढ़ कर उनकी आवाज उठाता है, और विपक्ष का ये काम है कि सरकार की वो आंखें खोले, क्योंकि सरकार को अपने ऐब नहीं दिखते हैं, सरकार को अपने अंदर कमियां नहीं दिखती हैं। और जिस तरह से आपने ये सीरियस एक मुद्दा उठाया है, मैं तो कहती हूँ कि ये बड़ी बात है कि आपके चैनल ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार से सवाल पूछने की आज हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कमी तो है हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में, जिसके लिए हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। और हम अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उन सब को लेकर एक चिंता जाहिर करना है, और वो हमारा काम है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो आप देखिए मीडिया हो, ये उसका काम है। तो मैं समझती हूँ इन मुद्दों को खासकर उठाकर सरकार की आंखें खोलना ये बहुत जरूरी है, और ये काम चाहे मीडिया हो चाहे विपक्ष हो लगातार करता चला आ रहा है। दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो जानवरों के काट लेने से उन लोगों को इलाज की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गरीब होते हैं, उन्हें इलाज का नहीं पता होता, तो उनकी इलाज की सुविधा फ्री होनी चाहिए। उन्हें कुछ मुआवजा देने की भी जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ गरीब परिवार हैं, जब बड़े लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, बट गरीब परिवार नहीं कर सकते, तो उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो पूरी अपनी देखभाल कर सके। और रही बात सोसाइटी में भी, जिस तरह से आपने कहा कि सोसाइटी में भी थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, चाहे वो पालतू जानवर ही लाना ले जाना हो या फिर आप बात करिए कि जो है आवारा जानवर है, तो सोसाइटी में एक तरह का एक प्रोग्राम होना चाहिए जिससे थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो, जिसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को भी उसमें पहल करनी चाहिए, और विपक्ष तो है ही है उस काम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि इन सारी चीजों की ज्यादा जरूरत है। आज सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, हमें उस काम के लिए कुछ ऐसे कमेटियां बनानी चाहिए जो उस काम को तत्परता के साथ कर सके, क्योंकि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। किसी के बच्चे को काटने के बाद मौत हो जाना, मुझे लगता है कि ये उस परिवार के लिए एक बड़ा हादसा है, और इस हादसे को लेकर आप समझिए कि एक परिवार में कुत्ते के काट लेने से, या कल को बाहर खेल रहा हो बच्चा तो उसकी वजह से जो है 7 साल का बच्चा हो या 7 महीने का बच्चा हो या जो बूढ़ी बुजुर्ग महिला हो, उन सभी को लेकर एक हृदय विदारक घटना है, एक दुखद घटना है, जिसके लिए हम सबको संवेदनाओं के साथ साथ में उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। स्पेशली सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का ये काम है लोगों की सुरक्षा करना, और सुरक्षा के लिए सख्त और कड़े नियम बनाना और फिर उसको पालन करवाना। सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा। तो मैं से ये भी चाहूंगी कि इस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, सिर्फ चुप्पी ना साधी जाए क्योंकि ये घटना हो गई इसके बाद हम अगली घटना का इंतजार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई काम, कोई एक्शन, कुछ तो सरकार की तरफ से दिखना चाहिए। और अगर सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, हम करेंगे, हम देखेंगे, तो ये सारी चीजों से नहीं होगा।
मैडम उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम आपको सजेशन दे रहे हैं। सरकार उंगली उठाने वाली कोई बात नहीं है। घटनाएं जिसके घर में हुई है ना उससे पूछे जाके, सोच लेने से ऐसा नहीं है। घर में घटनाएं हुई है ना उनसे पूछिए, उंगली उठाना नहीं है। कुछ लोगों ने बच्चे खो दिए, एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई है, तो आप इसको प्लीज सीरियसली लें। आप इसको विपक्ष का मसला ना समझें। योगी जी के आजादी से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी होता, जिम्मेदारी है जो सभी की है। चलिए, बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी हम सब की है और समाज में इस तरीके की घटनाओं की जो है वो पुनरावृत्ति ना हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। छोटा बच्चा किस तरीके से, आज 7 माह का जो मासूम है, अंदाजा लगाया जा सकता है जब उसके मां पर, उसके परिजनों पर किसने भी, बल्कि जो उसके दूर दूर से लोग हैं जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी वो तस्वीर देखी होगी। जो दर्द है उसको साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। सवाल फिर वही है, हम सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अदालतों की है, जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी पक्ष की है, जिम्मेदारी विपक्ष की है, जिम्मेदारी मीडिया की है, स्वयंसेवी संस्थाओं की है, डॉक्टर्स की है, समाज सेवियों की है। समाज सेविका हमारे साथ रूपा पांडे जी जुड़ गई हैं। रूपा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के डिबेट कर रहा हूं जिसमें आज मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया है। बड़ी बात यह है कि अदालतें जो है वो अपना काम कर रही हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, पशु चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और बड़ा मन व्यथित होता है इस तरीके के मुद्दों को लेकर के डिबेट करने में। इसीलिए थोड़ी सी संवेदनशीलता भी बरतनी पड़ती है, कुछ ऐसे खास मेहमानों को बुलाना पड़ता है। बड़ी बात यह कि एक नोएडा का जो मामला सामने आया, एक माँ ने क्या सोच करके ले डाला होगा, आराम करा रहा, वो माँ काम कर रही थी। आपका भी मन कहीं ना कहीं देख करके इस पूरा घटनाक्रम को जरूर व्यथित हुआ होगा। जी आलोक जी, पहले तो मैं बहुत सारी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ उस माँ के प्रति जिसने अभी अपना 8 माह का बच्चा, जिस एक दुर्घटना, एक ऐसी दुर्घटना, देखिए अब कुछ अलग सा हो रहा है समाज में, प्रकृति के अलग रूप दिखने को मिल रहे हैं। हमने हमेशा ये जाना, पढ़ा, देखा, समझा कि इस पूरी सृष्टि में, पूरे समाज में या हमारे मानव समाज में हमने जाना कि सबसे वफादार प्राणी कुत्ता होता है। उसकी वफादारी पूर्व काल से मनुष्य के साथ है। ऐसा क्या हो रहा है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मनुष्य है ये बहुत स्वार्थी हो चुका है। देखिए, पशु वो बेजुबान है, वो ये आवारा पशु का एक प्रकरण आया है। कई पालतू पशुओं के साथ वो कुत्ते की ये आक्रामक घटनाएं अब बढ़ने लगी। पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए था। तो क्या कुछ ऐसा इस बीच घटित हो रहा है जो ये बेजुबान, ये किसी के शत्रु नहीं है, क्योंकि ये प्राणी वफादार होता है। इसकी निष्ठा इतनी अपने मालिक के प्रति होती है कि मालिक के लिए जान दे सकता है, ले भी सकता है। अब ये क्या कर रहा है? अजनबी, अनोन किसी पर भी अग्रेसिव होकर हमले करता है। न केवल हमले करता है, इतने विभत्स तरीके से इस बच्चे के साथ। अब ये बच्चे ने क्या छेड़ा होगा? हम लोग हमेशा सोचते हैं किसी ने उसको छेड़ा है, कभी कुत्तों के साथ कोई छेड़खानी हुई है या उसको प्रताड़ित किया गया। 8 माह का बच्चा पड़ा हुआ था। तो देखिए, मनुष्य लापरवाह है, मनुष्य इस वक्त गलत कर रहा है। इसमें देखिए, हम सभी की जिम्मेदारी है। नगर निगम ने नसबंदी के कार्यक्रम को उतनी अच्छे से नहीं लिया, या अब इस माँ को, वैसे तो ये दुख में की घड़ी है, लेकिन क्या ये लापरवाही नहीं है? हम अपना काम करते हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं कि हम एक कपड़े पर बिछा के नौनिहाल को डाल दें। देखिए, हमारा काम, हमारी आजीविका हमारे साथ लगी है, विभिन्न प्रकार की आजीविका हमें करनी पड़ती है, लेकिन हमारा दायित्व तो हमारे संतान के प्रति क्या है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो का भी हमें साथ साथ निर्वहन करते चलना है। एक अलग मुद्दा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर विकास जी, हम आपके पास आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अब सवाल ये कि आज ही मैंने सोसाइटी में देखा किस तरीके से विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब सोसाइटी से कुत्तों को हटाओ, हालांकि आश्वासन भी मिला, विरोध थोड़ा कम हुआ। लेकिन बड़ी बात यह कि जब हम अपार्टमेंट कल्चर को लेकर के बात करें, RWA बनी है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी भी कितनी जिम्मेदारी है, और अपार्टमेंट में ये सबसे ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं। तो कैसे इनसे बचा जा सकता है, और कुल मिलाकर के क्या कुछ सावधानी बरतें कुत्ते को अगर जो लोग पाल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? आलोक जी, मैं पहले आपका एक तरफ ध्यान डालना चाहूंगा। अगर आप भारत के बाहर देखें तो वहां पे कोई भी सोसाइटी अगर बनती है तो उसमें सबसे पहला नॉर्म होता है डॉग सोसाइटी पार्क। हमारे हिंदुस्तान में, या मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ लखनऊ में अगर देखा जाए
कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होगी जिसमें RW बनी है और वहां पे डॉग सोसाइटी पार्क हो, क्योंकि वहां पे भी सब लोग पशु पालते हैं। आप कुत्ता पालना नहीं रोक सकते, वो पशु प्रेम मानवता का शुरू से रहा है। कुत्ता वो पालेगा, लेकिन पाल के उसको टहलाने की जगह नहीं है, सोसाइटी में अलाउ नहीं है, लिफ्ट में ले जाना अलाउ नहीं है। कोई 14वीं मंजिल पे रह रहा हो तो वो अपने कुत्ते को लिफ्ट से ना उतारे, वो सीढ़ी से लेकर आए। ये सारी प्रवृत्तियां कुत्ते के BMR को बढ़ाती है, जो कि उसके एग्रेसिव नेचर में आता है। तो मेरा मानना ये है, मैं आपका 3 चीजों में विवरण दूंगा। पहली चीज, जैसे अल्पना मैडम ने कहा है कि सरकार की पॉलिसी आ गई है, मैडम को मैं ये बताना चाहूंगा कि मैडम अब हम लोग लखनऊ में यह देख रहे हैं कि जब से नगर निगम थोड़ा सा सख्त हुआ है, लाइसेंस फीस बढ़ाई जा रही है, बगल में पड़ोसी से परमिशन लेके आपका कुत्ते का लाइसेंस बन रहा है, उसका इम्पैक्ट ये हुआ मैडम, कम से कम 20 to 25% डॉग पॉपुलेशन लखनऊ की जो पालतू हैं वो सड़क पे आ गई है। लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं कि इतना हैवी टैक्स हम नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, अगर कोई भी विदेशी नस्ल का कुत्ता हमारे यहाँ पाला जाए तो सरकारी नियम यह बन जाए कि आप एक विदेशी कुत्ता पालिए, लेकिन उसके साथ एक सड़क का देसी नस्ल का कुत्ता भी अपने घर में उसको जगह दीजिए, ताकि उसकी भी एक कंपनी हो, ताकि आपके पास जो विदेशी नस्ल का कुत्ता वो भी उसके साथ खेले कूदे और कंपेनियनशिप सीखे। तीसरी चीज, जितनी भी सोसाइटियां यहाँ बन रही हैं, चाहे वो नोएडा में हो चाहे लखनऊ में हो, यह जरूर देख लिया जाए कि डॉग सोसाइटी पार्क, क्योंकि अगर मैं देखना चाहूं कि या बताना चाहूं कि जहां पे ये घटना हुई है क्या वहां पे डॉग सोसाइटी पार्क है, मेरे समय से नहीं होगा, ताकि वहां के जो डॉग्स हैं वो सारे के सारे सोसाइटी के बाहर ही जाके उनको शौच के लिए, शूट पॉटी के लिए बाहर ही ले जाते होंगे। तो ये सारी चीज जो देसी नस्ल का कुत्ता है वो अपनी टेरिटरी में किसी और को मंजूर नहीं करेगा। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही, मैंने उनको पूरा मौका दिया, और ये जो छोटी छोटी चीजें, इन पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा इसी में एक सवाल और मैं भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे गौशालाएं बनी गायों के लिए, ऐसे कुत्तों के लिए भी आश्रय क्यों ना बने? आप इस पर बात उठाइएगा आप जाकर के यहाँ से डिबेट के बाद। जो अच्छे सुझाव हैं, उनको बिल्कुल सरकार हमेशा उनका स्वागत करेगी और करती आ रही है, और हम उनको पालन भी करवा रहे हैं। तो इस तरीके के जो सुझाव हैं उनको जरूर सरकार मूर्त रूप देगी, लेकिन विषय फिर से खड़ा होता है, सरकार के साथ साथ समाज का भी यह सहयोग बनता है कि हम इसमें मिलजुल करके, देखिए सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, शासन प्रशासन बहुत सारे नियम बनाते हैं, सुधार कि लाइसेंस आप जो है ड्राइविंग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिना DL के सफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इंसानी हैं जो उन नियम नहीं, तो जो ऐसे करते हैं बिना DL के, फिर उनके ऊपर फाइन भी तो थोपा जाता है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ सख्ती कर दीजिए, डर बिठा दीजिए ना, इस तरीके की दोबारा घटनाएं होंगी, क्यों नहीं डर बिठा पा रही है सरकार? इसमें सरकार पूरी तरीके से कदम कदम पर पालन कर रही है, करती आई है, और जनता के हित और सरोकार के लिए सदैव मुस्तैद है, और अच्छे विचारों का सदैव स्वागत है। सरकार इनको भी कहीं ना कहीं अपने आगे आने वाले नियम कानूनों में, तो अच्छे विचार आज ये यहाँ पर डिबेट में ही आ गए हैं कि अब आगे भी रहेंगे ये पूरा? देखिए, अच्छे विचार हैं तभी तो हमारी सरकार रिपीट हुई है। अच्छा। केंद्र और राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, तो जनता जनार्दन जानती है। चलिए बड़ी अच्छा, फिर तो आज की डिबेट एक ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि अच्छे विचार जाग उठे एकदम से। आज मेरी डिबेट को देखते हुए ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई, आज की बहुत बड़ी खबर हो गई। चलिए मैं आपके पास आऊंगा जी, जल्दी से। देखिए डॉक्टर विकास जी कुछ सवाल करना चाह रहे, जल्दी से। हाँ जी डॉक्टर विकास जी, आप सवाल करिए। देखिए सरकार जी, हाँ सुनिए, अल्पना जी सुनिए, डॉक्टर विकास सिंह जी हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं किस तरीके से? इस चैनल के माध्यम से ही हम सारे पशु चिकित्सक आपसे निवेदन करेंगे ताकि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। मैम, ये जो ऐसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, वैसे ये डॉग टैक्स जैसे बढ़ाया जा रहा है मैडम, उस कारण से बहुत सारे पशुपालकों ने अपने घरों से कुत्तों को सड़क पे निकाल दिया है। यह नियम भी सुनने में आ रहा है कि बगल के पड़ोसी से आप परमिशन लीजिए तो वो कुत्ता पालिए। मैडम, कोई पड़ोसी अपना दूसरे बगल के घर में कुत्ता पालने की परमिशन कभी नहीं देगा। ये नियम ना आ जाए मैडम, वरना ये सारे कुत्ते जो घरों में हैं, आज नहीं तो कल ये सब सड़कों पे होंगे, और आप भी देख ही रहे होंगे काफी कुत्तों को लोगों ने छोड़ना सड़क पे शुरू कर दिया है। तो चलिए ये सावधानी कहीं ना कहीं बरतनी है। मेरे साथ आदित्य त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। आदित्य त्रिपाठी पारस जी, जो कि एक जाने माने समाज सेवक है। आदित्य त्रिपाठी पारस जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, आप हमारे पैनल की बात सुन रहे होंगे, तमाम सारे सुझाव आए और एक से बढ़कर एक और आलोचनाएं भी हुई। इस बीच पूरी कवायद के बीच में जरा
आपसे समझूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, इसमें एनजीओस का, समाज सेवियों का कितना बड़ा रोल है जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के। खास करके मैं अक्सर देखता हूं कि समाज सेवी बहुत सारी सेवा करते हैं, जाड़ों में भी किस तरीके से उनको कॉलोनियों में जो सोसाइटीज में कुत्ते बैठे रहते हैं उनको उड़ाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, और इसके आगे किस तरीके से कर सकते हैं, करने की जरूरत है। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ। आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चैनल में फिर से इन्वाइट किया। जैसा कि आलोक जी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे भारत में प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 लोगों की रेबीज के काटने से मृत्यु होती है, राइट। और ये आंकड़ा विश्व में 2nd नंबर का है। हम यहाँ पे बैठ के बहुत आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हमने पैनल की बातें सुनी कि किस तरह से सिचुएशन हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। और हमारे जो सरकार के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हमारे अभी रूलिंग पार्टी से मैडम बैठी है, उन्होंने भी अच्छी बात की कि हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह की ऐसे काम किए जिससे डॉग के केसेस से, डॉग बाइट के केसेस से कुछ लगाम लगाई जा सके। मेरा ये कहना है, किसी भी इस सिचुएशन में जहाँ डॉग के केस को लेके हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे 2 चीज होती है। एक तो होती है कि हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस कितनी है, ठीक है। दूसरा, उनको जो डॉग लवर्स का ग्रुप है, किस तरह से उनको इस तरह से चेक करते हैं कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है अगर आप किसी भी डॉग को लेके कहीं भी कुछ भी ऐसे कोई स्टेटमेंट दे तो पब्लिकली। तीसरा, जो रियली में डॉग के लिए काम करना चाहते हैं, एक ऐसे एक्टिव सिचुएशन में जहाँ पे किसी भी डॉग के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो कि जो एक मानवता के दृष्टिकोण से गलत हो। लेकिन समस्या वहाँ आती है कि जहाँ पे डॉग किसी सोसाइटी में, हम स्ट्रीट डॉग की बात करते हैं, वहाँ पे कोई भी डिफाइन रूल नहीं है स्ट्रीट डॉग के मामले में, ठीक है। और जब हमारे पास स्ट्रीट डॉग के मामले में कोई डिफाइन रूल नहीं है, तो हमारे पास स्ट्रीट डॉग को कंट्रोल करने के लिए कोई भी, चाहे वो RW हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो, आपको अगर कुत्ता काट रहा है तो आप कुत्ते को डंडा लेके नहीं मार सकते। हमारे यहाँ डॉग लवर्स ये कहते हैं। हमारे पारस की सोसाइटी में आपको पता होगा, पिछले बार के प्रोग्राम में आपने दिखाया था कि पारस की सोसाइटी में इतने केसेस हुए हैं कि एक लेडी को 2 से 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इसके पहले 2018 में 19 में एक केस हुआ था जिसमें एक लेडी को 45 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काटने पड़े थे, पूरा का पूरा उसका ऑपरेशन हुआ। इतने केस होने के बावजूद भी अभी भी हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल, इतने केस होने के बाद हमने उनसे सबक क्या लिया? बिल्कुल आदित्य जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक बार शत्रुपा जी के पास आ रहा हूँ। शत्रुपा जी, देखिए आदित्य जी ने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल ये कि इतने केस सामने आए हैं, उसके बावजूद भी कोई हमने सबक क्या लिया? आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया? मैं बिल्कुल वही मैं बार बार उसी पर जोर देना चाहती हूँ कि एक जिसकी प्रकृति वफादार है, जो बेजुबान है, हम उसको खलनायक के तौर पर जब उभार के लाते हो, सारी उसी पर थोप देना चाहते हैं और हम डॉग के प्रति नफरत एक पनपात लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं। वो नगंडम के तौर पे हो या समाज सेवी के तौर पर हो या हमारी तौर पे हो, ये मानव समाज अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। जिसकी प्रकृति वफादार है, जिसने मनुष्य के साथ हमेशा वफा निभाई, जिसकी प्रकृति ही वफा है, उस पर हम उसको खलनायक बना रहे हैं, डॉग हेटर्स पैदा हो रहे हैं। तो मैं उस बात पे जाना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए, ये आवारा कुत्ते, मैं स्वयं आज बड़े गर्व से आपको ये बात साझा करते हुए हूँ कि मेरा बच्चा, स्वयं मेरा बच्चा ही बहुत स्ट्रीट डॉग लवर है। आज भी वो पिछले 2 दिन से एक जिसके 4 बच्चे हुए हैं, एक बच्चे के जख्म है, 2 दिन से वो डॉक्टर के पास गाड़ी पर बैठा के अपने फादर के साथ ले जाता है, उसका ट्रीटमेंट करा रहा है। मेरा स्वयं का बच्चा शाम को बीटाडीन से उसको वॉश करता है, फिर उसको जाकर लिटाता है। लव की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे यहाँ ये स्ट्रीट डॉग जो भी हैं, ये जो अब अग्रेसिव हो रहे हैं, इनको भोजन नहीं मिल रहा है। हमारे कितने फ्लोर के जो अपार्टमेंट है, हम अपना बचा हुआ खाना डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन वो एक पैक होता है, वो आके कूड़े में चला जाता है। आप
आप ये समझिए कि ये जो पहले भोजन पाते थे, हर घर में रोटी बनती थी, अंतिम रोटी डॉग की बनती थी। आप इनको जब भोजन देना बंद कर देंगे, जब इनको आप देखते ही हेट के तरह से मारने दौड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं देखिए उस डॉग की प्रकृति तो अब हमें नहीं पता वो कहाँ से आया, वो उसने क्या झेला, लेकिन समझने वाली बात है, कहीं हमारी चूक तो है। दूसरी बात, आज अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम कुत्ते पालना बंद नहीं कर सकते। इसी नोएडा में आप देखिए कि ये बहुमंजिली इमारतों में जिनके पास वक्त की बेहद कमी है और संबंधों की बेहद कमी है, उन्होंने खेलने के लिए एक डॉग पाल रखा है। एक कुत्ते को वो सारा दिन उस कमरे में बंद करके जब अपने ऑफिस जाते हैं और रात में आकर खोलते हैं, आप वो बेजुबान है, लेकिन क्या उसको हक नहीं है उसकी सूसू पॉटी, वो अपनी बातें किससे कहे? आपने उसको बंधक बना लिया, आपने उस पशु को कैद कर लिया। मनुष्य बहुत स्वार्थी है, स्वार्थी मनुष्य ने यहाँ तक कि स्वयं की प्रकृति भी खोई। अब उसी की परिणति सामने आ रही है, परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रियंका जी, अगर बात करें, आपने शत्रुभा जी को सुना होगा, उन्होंने भी एक तरीके से एक नब्ज पकड़ी है। बाकी रूट में वाकई में जाने की जरूरत है कि जब हम आखिरी रोटी जब हम कहते थे कुत्ते की निकालने के लिए, जब आपने भी देखा होगा किस तरीके से आपके घर में भी बताया जाता होगा, आप भी एक गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं, लेकिन अब वो खाना देना बंद कर दिया तो उन्होंने अपना खाना ढूंढना शुरू कर दिया। क्यों प्रियंका जी? जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं कि ये एक भारतीय सभ्यता का संस्कार है कि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये हमें लग रहा है कि बहुत समय से चल रहा है। और इसका जो फॉलो मतलब आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको इसके बारे में कम ज्ञान है। तो ये एक संस्कृति से जुड़ा हुई चीज़ है जिसका हमें, जैसे कि सोशल जो वर्कर हैं वो बता रही हैं रूपा जी, कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति से भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये उसका एक हिस्सा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ज़रूरी है, ये एक सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम कुत्तों को नहीं हटा सकते। और ये एक साइकिल होती है, एक सिस्टम होता है, प्रकृति का भी एक सिस्टम होता है कि हर जानवर का एक महत्व होता है। तो हम उससे नफरत करके नहीं कर सकते, पर हम उस पर ऑब्जर्वेशन, उस पर जैसे हमने कहा कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस की बात अभी डॉक्टर साहब ने की, तो ये वाकई बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि रजिस्ट्रेशन फीस इतनी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आम आदमी रजिस्ट्रेशन से भागता रहे या उसे अपने पालतू जानवर को छोड़ना पड़े। और आपने दूसरी बात एक और कही कि पड़ोसी का जो अप्रूवल था, तो कौन पड़ोसी चाहेगा? जो कुत्ता देख के भी नफरत करता होगा वो कुत्ता पालने की इजाजत नहीं देगा। तो ये सारी चीजें हैं जो एक चिंता का विषय, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार बिल्कुल एक बड़ी और स्वस्थ चर्चा की वाकई में जरूरत है। डॉक्टर विकास जी, जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूँ। और एक ड्राइव चलानी चाहिए जब आज हम देखते हैं कि पशु प्रेमी बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से लेके आते हैं, बड़ी अच्छी उनकी सेवा, उनके संस्कार ऐसे हैं, वो जैसे कि मैंने भी बताया और शत्रुभा मैम ने भी बताया। लेकिन बड़ी बात है, जब हम कुत्ता पालते हैं तो अमूमन हमें एक ये जिम्मेदारी समझते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगवा लिया हमने, ये पूरी जिम्मेदारी है, हमें उसका खान पान का ध्यान रखना है, हम उसकी ड्रेस ले आए, हम उसके लिए सारे जो भोजन का है सारी, और उसके लिए बोलस जो भी एटलीस्ट जो भी दवाएं जरूरत है वो ध्यान रखते हैं। आप मुझे ये सलाह दीजिए हमारे दर्शकों को भारत समाचार के माध्यम से कि कुत्ता पालें तो घर में, अगर क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अगर हम जब बुजुर्गों की बात करते हैं तो वो उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए पाले, तो कौन सा पाले, क्या करें क्या ना करें, जल्दी से मैं चाहूंगा एक सुझाव आपसे। बिल्कुल, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा जी आलोक जी कि कोई भी श्वान, कोई भी कुत्ता आप पालना चाहें, उसमें आप अपनी ब्रांड वैल्यू मत देखें कि मेरे को ये स्टेटस के हिसाब से ये कुत्ता पालना है। नहीं, आपको हमेशा अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं एक बड़े से घर में रहता हूँ, तो वो आपको एडवाइस करेंगे एक बड़ा कुत्ता, कि नहीं डॉक्टर साहब मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, तो वो आपको एडवाइस करेंगे छोटा कुत्ता। दिक्कतें क्या हो रही हैं, लोग ब्रांड वैल्यू के हिसाब से कुत्तों को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और पाल रहे हैं। अब कोई फ्लैट में रह रहा है और वो बड़ा कुत्ता जैसे सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डेन ये पाल लेगा तो उसके पैर टेढ़े होने लगेंगे, फिर वही है उसकी प्रवृत्ति चेंज होगी, वो गुस्सैल होगा क्योंकि उसको खेलने कूदने की जगह नहीं मिल रही है। अगर आप बड़े घर में एक रह रहे हैं तो आप वहां पे एक बड़ा कुत्ता भी पाल सकते हैं, क्योंकि उसको दौड़ने भागने और अपने नित्य क्रियाक्रम और एक्सरसाइज के लिए एनफ स्पेस मिलती है। लेकिन अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हैं तो पहले तो उस फ्लैट की सोसाइटी से बात कर लें कि भाई मैं एक कुत्ता पालूंगा या पालूंगी और उसको इस क्षेत्र में घुमाने टहलाने की क्या व्यवस्था है। जब ये सारे रेजिडेंट वेलफेयर्स के पास ये मैसेज जाएगा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कुत्तों के लिए, वो चाह रहे हैं कि उनका कुत्ता पले, लेकिन उसके व्यवस्था होनी चाहिए
तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक नियम ऐसा बन जाए कि सारी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एक छोटा सा स्पेस अपनी सोसाइटियों में दें जहां पे पशुपालक अपने कुत्तों को टहलाएं। अब आती है बात ब्रीड सिलेक्शन की, तो ब्रीड सिलेक्शन कभी भी अपने मन से ना करें। आप 4 से 5 क्राइटेरिया बना लें कि मेरे को छोटे में यह ब्रीड पालनी है, बड़े कुत्तों में मेरे को यह ब्रीड पालनी है। आपका पशु चिकित्सक, जो भी आपके निकटतम पशु चिकित्सक हो, उससे राय मशवरा लें। इसमें किसी भी बिचौलिए, किसी भी अन्य लोगों से संपर्क ना करें कि हमको ये दे दें। पैनल आज हमारे पशु चिकित्सक आपको हमेशा सही राय देगा ताकि वो आपके पेट की देखभाल भी करे। आदित्य त्रिपाठी जी, कुत्ता पालना भी अब कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल हो गया है। फिर उसके बाद ये कि किसी घर में कौन सा कुत्ता पला है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, रॉटविलर हो, तमाम सारी जो ब्रीड हैं, अब उन पर भी चर्चा होती है। ये भी कि उसके यहाँ तो इतना है तो मैं कैसे देसी पाल लूं, इस मानसिकता को कैसे दूर किया जा सकता है? आपके सामने तो ऐसे तमाम सारे मामले आते होंगे आदित्य जी। जी आलोक जी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है कि लोगों को कुत्ता पालना एक स्टेटस सिंबल हो गया है जी। और स्पेशली जब वो अपने कुत्ते को साथ लेके चलते हैं ना, डेंजरस ब्रीड का कुत्ता उनके साथ चलता है, तो वो अपने आप को बहुत एक काइंड ऑफ अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स में फील करते हैं कि मेरे साथ इतना डेंजरस डॉग है। अभी जब अथॉरिटीज है और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर शिकंजा कसना चालू किया तो उन्होंने अपने कुत्तों को बाहर छोड़ना चालू कर दिया। दूसरा रीजन ये है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमारे घर में जो पालतू कुत्ते हैं उसके ऊपर तो हमने बहुत सारी चीजें बता दी, जो कि बात ठीक है कि लोगों को अपनी जगह के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी बैंड अपने जिस तरह से वो टाइम दे सकते हैं, जितनी बैंड भी दे सकते हैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल काम से, उसी हिसाब से डॉग का पालन करना चाहिए। उसके पहले किसी भी पशु चिकित्सक से वो सलाह लेके वो काम करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि क्या जो लोग एक कुत्ते के ऊपर 8 से 10 हजार रुपए, मिनिमम 5 हजार रुपए पर मंथ का खर्चा होता है, जो मुझे पता होता है एवरेज, वो सर 5 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी समस्या ये है कि क्या अपार्टमेंट में आपको डेंजरस ब्रीड के कुत्ते पालने का अधिकार है? इसके लिए एक नॉर्म्स बनना चाहिए। उसके लिए आपको अथॉरिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरली मना कर देना चाहिए कि आप ग्रेट डैन, रॉटविलर, पिटबुल इस तरह के कुत्तों को बिल्कुल पालने की इजाजत नहीं दे सकते सोसाइटी में। और स्पेशली अगर आपके पास कोई बड़ा डॉग है जो डेंजरस है, जिसकी क्वालिटी डेंजरस है, उसकी ये तमाम सारे सुझाव हैं। अब मैं अल्पना जी के पास आ रहा हूँ। अल्पना चौहान जी, लगातार जब हम अपार्टमेंट को बात करते हैं, कोई मकान लेने जाते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, भाई ये रेरा से अप्रूव है कि नहीं, लेकिन उस अपार्टमेंट में RWA कितना ऑथराइज्ड है, उसके लिए अब किस तरीके से अब आप सरकार में अपनी बात रखेंगी और सरकार को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है? बड़ी जिम्मेदारी से तमाम सारे देखिए सुझाव आ गए, डॉक्टर विकास जी ने, शत्रुपा जी ने, प्रियंका जी ने, आदित्य जी ने, बहुत सारे सुझाव आ गए। देखिए, पशु कल्याण बोर्ड निरंतर इस बात की चिंता करता है कि किस तरीके से जो हमारे जानवर हैं उनके रखरखाव, देखभाल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। फिर वही मैं विषय पर लौटाना चाह रही हूँ, जब हम 50,000 का कुत्ता पाल सकते हैं, हम उसके स्वामी हैं, हमारा उसके प्रति प्रेम है, वो हमारे साथ हमारे बेड पर सो रहा है, हमारे साथ जिम जा रहा है, हमारे साथ क्लब जा रहा है, क्या हमारी मॉरल वैल्यू नहीं बनती है कि उसको इंसान, अरे वो जानवर है, जानवर के जैसा व्यवहार वो कभी ना कभी तो करेगा। जैसे विकास जी ने कहा विदेशों में चलन है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, हफ्ते में एक बार विदेशों में ये भी चलन है कि अगर आपके घर में एक ही कुत्ता रह रहा है, कोई विदेशी नस्ल का रह रहा है, वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके स्वामी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। सरकार उस पर मुस्तैदी से काम कर रही है, करती आई है। और इस बात को आप देख सकते हैं, जो प्रजाति चीते की भारत से समाप्त हो गई थी, सरकार उस पर कितना काम कर रही है। उस चीते को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भारत से लेकर आए, निम्बिया का चीता सब लोगों ने देखा होगा, न्यूज के माध्यम से पता चला होगा। तो निरंतर हमारी सरकार पशुओं की चिंता कर रही है, लेकिन जो कुत्ता है, जो श्वान है, वो सिर्फ सरकार या पत्रकार या न्यायालय या वकील या संस्थाओं का ही जिम्मेदारी नहीं है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस स्वामी की है, जो स्वामी उस पर 50,000 रुपए। अब मैं आपको जिम्मेदारी बता रहा हूँ, जिस स्वामी की जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं। लोग कुत्ता पालते हैं, बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन जब टहलाने जाते हैं, जब उसको पॉटी कराते हैं तो पड़ोसी के घर के सामने ही कराते हैं। आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, यही स्वामी की जिम्मेदारी है। सवाल ये कि डायरेक्ट सा बैठा दीजिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। खूब झाड़ू लग रही है। आप देखिए, इस बात को तो हम लोग नहीं कह सकते ना, लोगों पे छींटा कसी हम नहीं कर सकते हैं। हम सरकार अपना काम कर रही है। स्वच्छता के मामले में भारत किस स्तर पर है आप भी जानते होंगे, सबसे अव्वल पायदान पर भारत का नंबर आता है। तो देखिए, सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
अनेक प्रकार के पशुओं के लिए, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हो। अब लोग बिल्ली पालने लगे हैं, तोता पालने लगे हैं। बहुत सारी संस्थाएं आप देखें पक्षियों के लिए, जैसे आज शहरों से गौरैया समाप्त होती जा रही हैं, पक्षियों के लिए काम करती हैं बहुत सारी संस्थाएं। उनके लिए आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में, चाहे लखनऊ, दिल्ली, नोएडा जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहर, उनमें एक स्थान होता है, लोग आते हैं वहां दाना डालते हैं। वही एक सीमित एक स्थान होता है, नियुक्त किया जाता है, वहां निरंतर लोग अपना दिनचर्या से 2 मिनट 5 मिनट निकाल के काम करते हैं। तो जब एक पूरा समाज किसी मुहिम को लेता है जी, तो वो मुहिम जरूर सफलता की तरफ बढ़ती है। सरकार चलिए एक अच्छा सुझाव आया। चलिए एक बड़े पैमाने पर एक शत्रुपा जी के फाइनल कमेंट, एक इस स्थिति को देखते हुए, इन हालातों को देखते हुए जो तस्वीर सामने आई, एक बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। जागरूकता अभियान भी अब आने चाहिए आने वाले समय में। देखिए, सबसे एक चीज़ का मैं थोड़ा सा आपसे असहमति जताऊंगी। अभी बात है कि स्टेटस सिंबल के लिए बड़ी ब्रीड वाले पाले जाते हैं, मैं यहाँ असहमति दिखाती हूँ, क्योंकि रिच माइंड का आज ये जो एक चित्र बन रहा है, जो जितना रिच माइंड है उतना ही वो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा में लगा हुआ है। आप अपने घर में 4-5 स्ट्रीट डॉग पाल लीजिए, देखिए आपका स्टेटस जंप कर जाएगा। आपकी गिनती बहुत अच्छे लोगों में होने, लेकिन ये होते हैं जीव प्रेमी। जब आप जीव प्रेमी होते हैं तो आप स्ट्रीट डॉग, जिनको वाकई में नीड है केयर की, आप जब उनको नीड, जैसे मैंने कहा मेरा बच्चा उसकी ट्रीटमेंट करा रहा है, हमारी एक बच्ची, मैं अपने घर का बिल्कुल यहाँ उदाहरण रखूंगी, मेरी एक बच्ची मेरे परिवार की जो सीए है, वो कम से कम 12,000 रुपये स्ट्रीट डॉग पर लगा रही है। घर में उसने छत पर एक केयर के लिए रख रखा है। ये रिचनेस की आज परिभाषा होनी चाहिए। आप बदलनी होगी उस माइंडसेट को जो कहता है कि हम केयर तो कर नहीं सकते किसी भी डॉग की, वो हाइब्रिड की भी तो केयर नहीं कर सकते, वो कमरे में बंद करके जाते हैं, उसको अग्रेसिव करते हैं, उस पर 10-12 हजार रुपए की पेडिग्री ऑल दैट खिलाने में लगाते हैं, लेकिन उसको लव के नाम पर वो शून्य होते हैं, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं उस डॉग के लिए भी, सोसाइटी। अच्छा चलिए आदित्य जी, फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे भी चाहूंगा कि अगर घर में कोई कुत्ता पाले, खास करके जिनके बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं, तो वो आप क्या कुछ सलाह देंगे उन लोगों के लिए जल्दी से? ये सवाल मेरा क्लेमेंट के तौर पर है, आम आदमी के, जो हर घर की एक समस्या है बड़ी, कि हमें उसको टाइम देना पड़ेगा। लोग कुत्ता पाल लेते हैं और सुबह शाम आते हैं, 10 से 15 मिनट 5 मिनट अपार्टमेंट के नीचे उसको फैच करा के वापस ले जाते हैं। मेरे पास भी डॉग है, मैं भी डॉग लवर हूँ, बट हर चीज को बैलेंस में कहना चाहता हूँ कि ना आप अपने डॉग को पढ़ कीजिए, आपको डॉग जहाँ पे गलती कह रहा है उसे समझाइए, उसे डांटिए, जहाँ तक बड़ा उसे डराइए, धमकाइए, जिससे कि उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले। लोग अपने डॉग को इतना ओवर पैम्पर्ड करते हैं, जब वो किसी के ऊपर बात करता है या अटैक करता है तो लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। पहले इस तरह के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। सेकेंडली, आप ज्यादातर चीजें हमने पेट लवर के बारे में की है, हमने अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम, ऐसा भी कोई डिस्कशन नहीं किया है जिससे स्ट्रे डॉग के बारे में सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, वो स्ट्रे डॉग के मैटर पे हो रहे हैं। नोएडा ले लीजिए, दिल्ली एनसीआर ले लीजिए, या ऑल ओवर इंडिया जितनी हाई राइज सोसाइटीज है, वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग की टेरिटरी का जो मसला है कि आपके इंटरनल टेरिटरी में ये नॉर्म्स है, इस तरह के लीगल कंप्लेंसेस है, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, आप डॉग को भगा नहीं सकते, आप उसको डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, या इनफैक्ट मारना तो बहुत दूर है, मैं इसको इस तरह की चीजों को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन डॉग के मामले में अगर हम कोई एक टेरिटरी डिवीजन डिफाइन कर देते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भैया इस तरह के मतलब हैरेसमेंट हो रहा है, डॉग को हम इस तरह से, अब डॉग उसी 10 आपकी सोसाइटी में सपोज दैट 5 से 10 स्ट्रे डॉग है, उसमें से 3 बहुत डेंजरस है जो हमेशा लोगों को अटैक करते रहते हैं। तो लोगों का ये दिमाग में रहता है कि डॉग हिटर, अगर किसी ने आइडेंटिफाई करके किसी को बताया कि 3 स्ट्रे डॉग आपकी सोसाइटी में बहुत डेंजरस है, आप उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज करिए, या आप उनके लिए साइड में कुछ बनाइए, या उनको इस तरह से ट्रेन करिए कि वो सिक्योरिटी के रूप में गार्ड के साथ में ट्रेनिंग की भी कहीं ना कहीं जरूरत है। प्रियंका जी, कहा जा रहा है कि डॉग्स आर मोर डेंजरस देन आर्म्स नाउअडेज। कुत्ते आजकल हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए, तो इस बदलती तस्वीर को फिर कैसे देखा जा सकता है? जल्दी से एक सुझाव आपका भी चाहूंगा। देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। सरकार को अपनी गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, जिसके पास जितनी स्क्वायर फीट की ज़मीन है, जितना वो रखते हैं, उसको लेकर उनको एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, ताकि जो कुत्ते का बेचते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमें किसे देना है और किसे नहीं देना। तो ये पूरा एक सिस्टम तैयार होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट ऑब्जर्व करे, एडवाइजरी जारी करे और उस पर पालन करवाए।
रही बात आवारा कुत्तों की, उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी चाहिए ताकि उनको पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए और उनका जो ब्रीडिंग जो है कंट्रोल वो करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सरकार के एंड से बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेदारियां। अल्पना जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी, मिलाकर के तमाम सारे सुझाव आए, जल्दी से कब से अमल शुरू हो जाएगा इस पर? देखिए, सरकार निरंतर विभिन्न अभियानों के माध्यम से या फिर अपने नीति नियमों को जारी करके, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उस पर काम करती आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी विपक्ष से बहन बैठी हैं, जो निरंतर सरकार पर उंगली उठा रही हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कितना इन लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए या गाय के लिए, आप देखें राजस्थान। चलिए, मैं चाह रहा था कि जो चीजें ना आए कि तुम्हारे वहाँ पे राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के डॉग ऐसे हैं, फिर बीजेपी के डॉग ऐसे होंगे। मुद्दा ये नहीं है। आप डिबेट करा रहे हैं तो डिबेट को डिबेट की केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आप सवाल पूछ रही है विपक्ष से, ये आपका सवाल दूसरे के पार्लियामेंट डाल देने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। जवाब नहीं देना चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, वो अलग बात रूप से चलाया जा रहा है। कम से कम अब इसमें आप सरकार को निरंतर कोसते रहे, उससे कोई लाभ नहीं है। मैंने तो शुरुआत से कहा था आज मुद्दा राजनीतिक है ही नहीं। आज इसीलिए मैंने एक बड़ा पैनल बुलाया था, इसीलिए मैंने आज सुझाव मांगे तमाम सारे। आज तो मेरा ये सवाल ही नहीं रहा कि आपके सरकार है, आपके इतने मामले सामने आए। मैंने वो आंकड़े भी नहीं दिखाए कि राजस्थान में अगर कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस में पिटबुल के कितने मामले सामने आए, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में पिटबुल के हमले के कितने मामले सामने आए। मुद्दा ये नहीं है। डॉक्टर विकास जी, एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का मैं आपसे चाहूंगा। कोई ऐसी चीज अहम जो आज मुझसे छूट गई और आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाह रहे हो, जल्दी से। तो जितने भी दर्शक मेरे को सुन रहे हो, वो एक ही नीति अगर अपना ले तो ये जितना भी सड़कों पे आतंक आवारा कुत्तों के कारण हम लोग इस डिबेट में बैठे हैं शायद ना हो। बेघर को मिल जाए घर। जितने भी आवारा पशु, जितने भी हमारे कुत्ते सड़कों पे हैं, अगर हर एक व्यक्ति उसको खिलाना पिलाना और उसको एक घर दे दे तो यह प्रवृत्ति किसी की भी नहीं रह जाएगी। एक विदेशी नस्ल पालिए, अपने पसंद से पालिए या पशु चिकित्सक की राय लेके पालिए, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। उसके साथ एक देसी नस्ल के कुत्ते को एडॉप्ट कर लीजिए। जब हम सब एडॉप्ट कर लेंगे तो यह जो प्रवृत्तियां कुत्तों की, जिसको हम शब्दों में भयावह, खौफदार ये संज्ञा दे रहे हैं, ये वो कुत्ते खौफदार नहीं हैं। वो भी प्यार चाहते हैं आपसे और हमसे, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको रहने के लिए घर नहीं है। उनके जख्म पे मलहम लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, जैसे कि एनजीओ करते हैं, लेकिन उनको भी एक प्यार की, एक आत्ममंथन की चिंता है कि उनको भी कोई प्यार करे, उनको भी कोई समझे, उनको भी बूझे। जितने भी एबीसी कैंप है उससे सिर्फ आप प्रजनन रोक सकते हैं, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी मानसिक प्रवृत्ति नहीं चेंज कर सकते। वो आएगी सोशलिज्म से, वो आएगी जब हम उसको अपने घर में जगह देंगे या अपनी किसी भी सोसाइटी में एक जगह बनाए जहां की उनको खाना बिल्कुल, यानी कि अगर कह सके तो उन्हें भी प्यार और अपनेपन का एहसास करा सकें तो शायद इस घटना से बहुत हद तक बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। आज की डिबेट बहुत हेल्दी रही, बहुत सारे सुझाव आए। अल्पना जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, आदित्य जी आपका भी, रूपा जी आपका भी, डॉक्टर विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन सुझाव जो आए हैं आज एक बड़े पैनल के, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इन सुझावों का 10% भी अगर इस पर अमल में लाया जाए तो मैं विश्वास से, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हरगिज नहीं होगी। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।